बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज है हमारे पास क्वार्टर टेस्ट वन, और हमारा जो क्वार्टर वन है वो आप जानते ही हैं कि एज पर आर शेड्यूल क्वार्टर वन का जो सिलेबस है वो हमारे पास है क्रैश टेस्ट वन और क्रैश टेस्ट टू का। और आप ये भी जानते हैं कि क्रैश टेस्ट वन और क्रैश टेस्ट टू दोनों में हमारा जो सिलेबस था वो हमारे पास क्या था, वर्ब। चूंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सा है, वर्ब का। तो हमारा क्रैश वन और क्रैश टू चूंकि वर्ब था, इसलिए हमारे क्वार्टर का जो टेस्ट है, जो पूरा का पूरा सिलेबस है, वो भी हमारा क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ब में से बनते हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आपके पास कौन सा है बेटे, वो आपके पास है वर्ब। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 141 से। और आपके जो दो क्वेश्चन है, पहले 141 और 142, ये है आपके वो कैब में से। आसान तरीन वर्ड्स हैं। आपने बताना क्या है, आपने वेरिएबल का क्या बताना है जी, ऑपोजिट बताना है। अब वेरिएबल एक ऐसा वर्ड है जो कि आप अपने एकेडमिक में भी पढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल का ऑपोजिट हमारे पास होता है कांस्टेंट, ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होती। और कांस्टेंट का सिनोनिम हमारे पास डेफिनेटली क्या रहेगा, फिक्स्ड। यानी कि जब आप वेरिएबल का एंटोनिम देखेंगे तो वेरिएबल का एंटोनिम आपके पास क्या आएगा, फिक्स्ड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 142, हम्बल नियरली ऑपोजिट ऑफ। अब देखिए, हम्बल के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं कि हम्बल का मतलब हमारे पास क्या होता है, मॉडेस्ट। ऐसा बंदा जो अच्छा होता है, आजिज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम्बल। और अगर हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है तो इसका ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास बेटे कौन सा रहने वाला है, एरोगेंट। अशेम्ड नहीं हो सकता, गिल्टी नहीं हो सकता, टिमिड नहीं हो सकता। टिमिड तो हम्बल का एक तरह का क्या होगा, सिनोनिम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 143। 143 है जी, ही हेट्स। अब हेट्स ही के साथ अग्री करता है, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें कोई एरर नजर नहीं आता। द जॉब बट ही इज डिटरमेंट। अब यहां पर भी हमें कोई एरर नजर नहीं आता। टू स्टिक इट आउट, डिटरमेंट के बाद टू स्टिक आया है, इसके बाद भी हमें कोई एरर नजर नहीं आता। आउट बिकॉज ही नीड द मनी। अब यहां पर देख ले, ही नीड द मनी। हमने वैसे क्या पढ़ा, हमने कहा कि ये नीड जो होता है ना, नीड, इसके जो आपने रूल्स बनाए वो हमने कहा कि पहला रूल ये हो सकता है कि नीड सेंटेंस में अपने वर्ब के साथ क्या करेगा, अग्री करेगा। अग्री करेगा तो इसका मतलब ये सेंटेंस में किसके तौर पर यूज हुआ है, ये सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। जब मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है और ये सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है तो हम इसके साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद हमने कहा दूसरा केस इसका ये हो सकता है कि नीड का वर्ड जो है, नीड का वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करेगा। जब अग्री नहीं करेगा तो इसका मतलब है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। और जब आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो आप जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव लिखेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ही नीड, और मैं कहता हूँ ही नीड्स। अब अगर आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे नीड्स ही के साथ अग्री करता है और नीड ही के साथ अग्री नहीं करता। जब मैं इसे मुकम्मल करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ही नीड्स टू गो। और जब मैं नीड लिखूंगा तो मुझे क्या बोलना होगा, ही नीड गो। क्योंकि जब हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। जब मेन वर्ब के तौर पर यूज करते हैं तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। इसी तरह जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद आपके सेंटेंस में नीड नॉट होगा
तो फिर आपने डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और ये भी याद रखना है कि इस नीड नॉट को आप पास्ट में तो लेके जा सकते हैं, नीडेड नॉट, लेकिन आपने इसके साथ कभी भी एस वगैरह का, आईएनजी वगैरह का एडिशन नहीं करना है। फिर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ अगर नीड आएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ नीड के दो स्ट्रक्चर बनते हैं। या तो नीड आप जब लिखेंगे तो आप टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, या आप जेरेंड फॉर्म लिखेंगे यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे। अच्छा, अब ये चार स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़कर आए, हमने इनको पहले भी बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया। यहां पर जो सिचुएशन है ना, यहां पर सिचुएशन ये चारों वाली नहीं है। देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है कि सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ही के बाद क्या लिखा हुआ है, नीड। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि नीड ही के साथ अग्री करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब हम नीड के बाद देखते हैं तो बेटे नीड के बाद लिखा हुआ है नाउन। नाउन मतलब क्या लिखा हुआ है, द मनी। जब आपके सेंटेंस में नीड के बाद मनी लिखा हुआ होगा यानी कि नाउन लिखा हुआ है कोई भी, तो फिर आपने याद रखना है ये अग्री करने वाला और ना करने वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके पास मायने नहीं रखते। ये तब मायने रखेंगे जब आपके सेंटेंस में मनी नीड के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नाउन है तो फिर लाजमी है, फर्ज है आप पे कि नीड ही के साथ अग्री करना चाहिए। ही नीड द मनी कभी भी नहीं हो सकता। हमें सेंटेंस को कैसे लिखना होगा, हमें सेंटेंस को लिखना होगा ही नीड्स द मनी। हमें यहां पर नीड को इस नाउन की वजह से लाजमी तौर पर अग्री करवाना ही करवाना है। किसके साथ बेटे, ही के साथ। ये अग्री करेगा या नहीं करेगा ये उस सूरत में होगा जब इसके बाद एक और वर्ब आएगा, या वो बेयर इन्फिनिटिव होगा या इन्फिनिटिव होगा। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। यहां पे नीड को आप करेक्ट करेंगे किसके साथ, नीड के साथ। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 144। They consulted a doctor who told them that there was very little that could done। आसान तरीन क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और कोई लंबी चौड़ी बात कैसे नहीं है कि देखिए कुड के साथ क्या लिखा हुआ है, डन लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या कहा कि मॉडल एक्सिलरी के लिए जहां पर भी मॉडल एक्सिलरी का वर्ड आ जाए तो आपने याद रखना है, आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। जब आपका सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लिखना है और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और अगर आपके पास सेंटेंस में परफेक्ट फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं, जैसे हम कंडीशनल में जाते हैं, तो आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव का एडिशन करना है। आपने कभी भी हैड या हैज का एडिशन नहीं करना। और आपने थर्ड फॉर्म लिखनी है अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है। और अगर आपका सेंटेंस बेटे पैसिव है तो फिर आपने हैव की बजाय क्या लिखना है, हैव बीन। और साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और ये तब लिखना है जब आपका सेंटेंस क्या होगा, पैसिव। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ तो मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, या हैव लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे, या हैव बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये किसी भी मॉडल, और जब मैं यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी का वर्ड बोल रहा हूं ना, तो ये भी याद रखिएगा कि ये रूल आपने अप्लाई करना है कौन कौन से मॉडल एक्सिलरी पे। आपने करना है कैन पे, आपने करना है कुड पे, आपने करना है वुड पे, आपने करना है ये रूल अप्लाई शुड पे, आपने ये रूल अप्लाई करना है ऑट टू पे, आपने ये रूल अप्लाई करना है बेटे मस्ट पे, और आपने ये रूल अप्लाई करना है मे और माइट पे। ये जितने स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं वो इन मॉडल एक्सिलरी के लिए हैं सिर्फ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुड डन लिखा हुआ है। अब कुड के साथ डायरेक्टली थर्ड फॉर्म किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो ये होना चाहिए, अगर एक्टिव वॉइस है तो कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, और अगर पैसिव वॉइस है तो फिर ये हमें बी लगाकर साथ कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए बेटे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। आप डन को डायरेक्टली मॉडल एक्सिलरी के साथ नहीं लिख सकते। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 145, वर ही डैश
फिनिश द टेस्ट। और अब देखिए दो बातें, नंबर 1 आपके सेंटेंस का आगाज किससे हुआ है, वर से, और नंबर 2 सेकंड पार्ट में आपके पास क्या आ गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या याद आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस के इन्वर्जन। मैंने आपको क्या कहा था कि हम इन्वर्जन पढ़ते हैं किसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस में। और कंडीशनल सेंटेंसेस की इन्वर्जन कैसे होती है कि जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन का इन्वर्जन वाला स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। सेकंड कंडीशन का कैसे बनता है कि हम इफ को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, शुड के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्लॉज में हम बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे और सेकंड क्लॉज क्या रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनेट ही रहेगा। फिर हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है। थर्ड कंडीशन में हम इफ हटा के सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, वर के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड क्लॉज के लिए आपने कोई चेंज नहीं करना, सेकंड क्लॉज आपके पास किस में रहेगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। फिर आपके पास फोर्थ कंडीशन है, और फोर्थ कंडीशन आपके पास बेटे किस में आएगी, किसके साथ आएगी, हेड के साथ। हेड के साथ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और अगेन वही बात, सेकंड क्लॉज के लिए आपने कोई चेंज नहीं करना, जिसका मतलब है कि वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, पहली बात वर और दूसरी बात आपके पास क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब है यहां पर हमें जो फॉर्म सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए वो क्या चाहिए है, इन्फिनेटिव चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। ये इन्वर्जन की बात हो रही है, और किस में इन्वर्जन की बात हो रही है, कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन की बात हो रही है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 146, शी वाज यूज्ड टू। जब यूज्ड टू सब्जेक्ट के साथ आता है और यूज्ड टू से पहले सेंटेंस में बी फॉर्म आ जाता है, तो फिर हमें यूज्ड टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है। अगर ये होगा शी यूज्ड टू, तो फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर ये है शी वाज यूज्ड टू, तो इस वाज की वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कौन सी फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। तो आईएनजी फॉर्म ना तो अल्फा में दी हुई है ना चार्ली में दी हुई है, इसका मतलब हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहां पर आ गया टू हैविंग, और टू हैविंग के बाद आप देख रहे हैं कि हर ऑर्डर इंस्टेंटली। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलेगा, यहां पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी वो असल में किसके अकॉर्डिंगली आएगी, हैव के अकॉर्डिंगली। आपको दो स्ट्रक्चर बताए हैं मैंने आपको कहा है कि अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव और हैड आए, और हैज हैव हैड आएगा और उनके डायरेक्ट बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो वो तो डेफिनेटली थर्ड फॉर्म आएगी परफेक्ट टेंसेस के लिए। लेकिन अगर इनके बाद कोई ह्यूमन बीइंग आ गया, अगर इनके बाद कोई पर्सन आ गया, तो फिर आपने याद रखना है, फिर आपने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और अगर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया अदर देन ह्यूमन बीइंग, कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर आपने याद रखना है, आपने इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, थर्ड फॉर्म। तो ये दो स्ट्रक्चर भी हम क्या करके आए, पढ़ के आए हैं। तो अब हैविंग के बाद किसकी बात हो रही है, हर ऑर्डर्स। जब हर ऑर्डर्स की बात हो रही है, इसका मतलब वो पर्सन नहीं है, तो यहां पर हमें वर्ब की जो फॉर्म चाहिए बेटे, वो कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। और बे की वजह से हमारा बेटा ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो ये यूज टू वाले स्ट्रक्चर भी ध्यान में बिठाने हैं, और ये हैज, हैव और हैड वाले स्ट्रक्चर भी ध्यान में बिठाने हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 147, और 147 में जो वर्ड हमारा की वर्ड है वो हम अनयूजुअल स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हैं, वुड रादर। अच्छा, अब यहां पर पहला स्ट्रक्चर आपके पास क्या है कि अगर आपके सेंटेंस में हैड बेटर होगा, तो आपने हैड बेटर के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव लिखना है। अगर वुड रादर होगा
अगर वुड रादर है तो वुड रादर के साथ भी आपने कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में वुड रादर के बाद डेट लिखा हुआ है, या आपके सेंटेंस में वुड रादर के बाद वर्ब से पहले कोई नाउन लिखा हुआ है या कोई प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो नाउन, प्रोनाउन और डेट की सूरत में आपने याद रखना है, इन दोनों सूरतों में आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बेटे, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। तो ये चार स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं वुड रादर के बाद क्या आ गया, सन आ गया, इसका मतलब हमारे पास नाउन आ गया। नाउन आ गया तो इसके साथ हमें वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 148, सुषमा हैज अ डीप। जब इंडेफिनेट आर्टिकल आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो ये बात तो तय हो जाती है कि इसके बाद आने वाला वर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। मैंने आपको हमेशा से ये बात बताई है कि जब भी आपके पास आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल का मतलब है ए आ जाए, एन आ जाए, दा आ जाए, जब भी आपके पास कोई मॉडिफायर आ जाए, मॉडिफायर का मतलब क्या है, क्वांटिफायर आ जाए, मॉडिफायर आ जाए, तो आपने डेफिनेटली क्या यूज करना है, इनके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, या आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। और पोजेसिव एडजेक्टिव आपके पास क्या होता है, जैसे माय, आई का क्या होता है माय, वी का क्या होता है और, ये जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। इन तीनों के बाद हमेशा आपके पास सेंटेंस में क्या आना चाहिए बेटे, नाउन आना चाहिए, याद रखिएगा। तो जब नाउन आएगा तो आपने याद रखना है, हेट का नाउन हेटिंग नहीं होता, हेटेड नहीं होता। हाँ, हेट इटसेल्फ भी नाउन के तौर पर यूज होता है, लेकिन इसका प्रॉपर जो नाउन हेट का बनता है वो क्या है, नाउन। ये इनफॉर्मल होता है, कैजुअल होता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे और इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास 149, लास्ट ईयर। इतना बड़ा कीवर्ड हमें दिया हुआ है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। लास्ट ईयर का मतलब है इतना बड़ा कीवर्ड है, और ये कौन से टाइम का, कौन से टेंस का कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या है कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है, तो सेकंड फॉर्म में ना तो स्नोज आएगा, ना स्नोइंग आएगा, ना स्नो आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। आपको नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि आगे मैं सेंटेंस पढ़ लूं या सेकंड ऑप्शन को जस्टिफाई कर लूं। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। मैं हमेशा आपसे इसलिए कहता हूं कि जिन सेंटेंसेस में दो जगह पर ब्लैंक दी होती है, अगर आप बहुत सारे मौकों पर ऐसा होता है कि अगर आप उसकी एक ब्लैंक को क्या कर दें, जस्टिफाई कर देना, जैसे यहां पर हमने किया कि यहां पे स्नोड आएगा, तो सेकंड खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है कि यहां पर क्या आना चाहिए, रेन्ड आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 150, माई ब्रदर्स डैश टू। अच्छा, अब ये जो अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है ना, ये लाजमी नहीं है कि ये पोजेशन वाला ही हो। ये तो बात आप अच्छे तरीके से समझते हैं, एक तो पोजेशन वाला होगा ना अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन के साथ साथ ये क्लिप फॉर्म हो सकता है। ये माय ब्रदर इज हो सकता है, माय ब्रदर वाज हो सकता है, या माय ब्रदर हैज हो सकता है। ये तीन पॉसिबल क्लिप फॉर्म हो सकते हैं इसके। यहाँ ये माय ब्रदर इज भी हो सकता है, माय ब्रदर वाज भी हो सकता है, और माय ब्रदर हैज भी हो सकता है। अब सेंटेंस है माय ब्रदर हैज या इज या वाज डैश टू अमेरिका 4 टाइम्स। मेरा भाई अमेरिका कितनी दफा गया या कितनी दफा रहा है, 4 दफा। तो जब हम 4 टाइम की बात कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं हमने ना तो इज लिखना है ना वाज लिखना है, हमें हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। और थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पर कौन सी आएगी, बीन। ना तो हम हैज गोइंग लिख सकते हैं, ना हैज वेंट लिख सकते हैं, ना हैज बीइंग लिख सकते हैं। सेंटेंस हमारे पास कैसे चलेगा, माय ब्रदर हैज बीन टू अमेरिका 4 टाइम। जब भी आप किसी जगह पर होने की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा आप उसको किस टेंस के साथ लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 151, वन ऑफ माय विजडम
teeth really hurt so I went to the dentist। अब आगे लिखा हुआ है टू हैव, जैसे अभी मैं आपको हैव के क्या बता रहा था, स्ट्रक्चर बता रहा था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हैव के बाद वर्ब नहीं आया, बल्कि हैव के बाद क्या आ गया, इट आ गया। अब एक्चुअल में ये इट का वर्ड यूज किसके लिए किया गया, टूथ के लिए। इसका मतलब ये किसके लिए यूज किया गया, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। तो जब हैज हैव हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है बेटे, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जब हम हैज हैव हैड लिखेंगे तो अगर हैज हैव हैड के बाद कोई ह्यूमन बीइंग आ गया तो ह्यूमन बीइंग के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 152, जूली विल नॉट डैश द बॉय। अच्छा, अब यहां पर हमारा जो वर्ब है वो क्या है, लेट, और ये हम सब जानते हैं इससे आसान तरीन क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता कि जहां पर भी लेट आएगा, लेट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। लेकिन अगर आगे एक और वर्ब आ गया तो उसके लिए फिर आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं लेट अस गो, अगर सेंटेंस गो पे खत्म हो जाएगा तो आप देख रहे हैं हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं बोलता हूं लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, अब गो के बाद भी वर्ब आ गया तो जब अगेन एक और वर्ब आएगा तो सेकंड वर्ब लाजमी तौर पर हम किस में लिखेंगे, इन्फिनिटिव में लिखेंगे, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जूली विल नॉट डैश लेट हर डॉटर डैश। अब जब लेट आ गया तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, टू बी मैरिड या टू मैरी, या मैरिड नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा होगा, अल्फा। लेट के साथ आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म, और अगर सेकंड वर्ब होगा उसके साथ तो फिर उसके लिए आपको क्या लिखना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 153, द लेसन्स, द लेसन्स डैश मी ओवर 500 बट आई कंसीडर। अच्छा, आप देखें कॉस्टिंग के साथ तो कोई टेंस ही नहीं बनता, इसके साथ वाज वर इज एम आर होना चाहिए, लेकिन कॉस्टिंग, कॉस्ट की आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। कॉस्ट हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो फिर हम जरूर देखते कि कॉस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। और कॉस्टेड आप समझते हैं कि कॉस्ट की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट। कॉस्टेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा चार्ली। यहाँ पे कॉस्ट आएगा पास्ट इंडेफिनेट के लिए कि ये सबक जो है इनका ये मुझे कितने में पड़े हैं, ये मुझे $500 में पड़े हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, 153 में चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन 154, और 154 है आई विश माय मदर। अब जैसे ही सेंटेंस में विश का वर्ड आता है तो मैंने आपसे क्या कहा है कि जैसे ही आपके सेंटेंस में विश का वर्ड आए आपने सबसे पहले सेंटेंस में क्या पॉइंट आउट करना है कि कौन से टाइम की बात हो रही है। अगर तो सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम की विश की बात हो रही है तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ। अच्छा, मैं यहां पर एक और बात भी बता दूं रोके कि मैंने वर्ब के बड़े डिटेल्ड लेक्चर जो है ना वो अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद सर अजीम पर अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर लाजमी तौर पर थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने पेपर से पहले पहले उन सारे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वर्ब आपके पेपर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है। तो लाजमी तौर पर सारे लेक्चर देख लेने हैं, जिसमें एक विश वाला लेक्चर है, मुकम्मल विश के स्ट्रक्चर के ऊपर एक लेक्चर बना हुआ है। तो जब भी विश आ जाए तो आपने सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना है कि टाइम कौन सा है। अगर प्रेजेंट टाइम होगा तो आपने उसको किस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर टाइम की विश होगी तो फ्यूचर टाइम के लिए हमने उसको ट्रांसलेट किस में करना है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब ये विश है फ्यूचर टाइम की, लेकिन ट्रांसलेट किस में होगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर आपके साथ पास्ट टाइम की विश है, अब अगर आपके पास पास्ट टाइम की विश है तो आप पास्ट टाइम की विश को दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। या तो आप उसे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट के साथ करने का मतलब क्या है
क्या आप हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, या आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसके साथ, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। एक मुकम्मल कंपैक्ट लेक्चर जो है विश स्ट्रक्चर के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सर अजीम पर पड़ा हुआ है, लाजमी देख लीजिएगा ये कंडीशनल सेंटेंसेस वाले 3-4 लेक्चर जो है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी जैसे विश का वर्ड आया तो आप देख रहे हैं कि विश का वर्ड फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रेजेंट में। फिर ऑफन का वर्ड लिखा हुआ है, और ऑफन का वर्ड भी आप समझते हैं कि कौन से टाइम का कीवर्ड होता है हमारे पास, प्रेजेंट टाइम का। तो जब विश प्रेजेंट टाइम की लिखी हुई है ना, तो हमने इसको ट्रांसलेट किस में करना है बेटे, हमने इसको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होगी, सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 155, इफ ही डैश। अब सबसे पहले चार्ली और डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, और जिन बच्चों ने ये चार्ली और डेल्टा में से कोई ऑप्शन करेक्ट किया हुआ है ना, उनको चाहिए कि कोई अपना ना ये जो नशा करते हैं ना, वो चर्स पीते हैं, वो छोड़ दें या ब्रांड चेंज करके देख लें। उसकी रीजन ये है कि देखिए फाल होता है फर्स्ट फॉर्म, और फाल की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है बेटे, फेल होती है। ये जो एस लगाना है या नहीं लगाना, ये प्रेजेंट फॉर्म के ऊपर होता है, पास्ट फॉर्म के ऊपर तो हमने कभी ऐसा लगाया नहीं है, ना ही हमने कभी पढ़ाया, ना ही कभी हमने बताया है। तो फेल्स, तो दोनों सेंटेंस ही गलत है एस की वजह से। अब जब हम अल्फा ऑप्शन देखते हैं, जैसे हम इफ वर्ड देखते हैं, तो डेफिनेटली जो चीज हमारे जहन में आती है, जो स्ट्रक्चर हमारे जहन में आते हैं, वो कौन से आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के। अब जी इफ फॉल्स भी हो सकता है और इफ ही फेल्स भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर ही फेल लिखा हुआ है ना, तो फिर आगे आप समझते हैं कि वर्ब आपका जो क्लॉज है, सेकंड क्लॉज, वो किस में होना चाहिए, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। विल हिट नहीं होगा। विल हिट तब हो सकता है जब आपका फर्स्ट पार्ट किस में लिखा होगा, प्रेजेंट में लिखा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। आपका बीटा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन अप टू मार्क नहीं है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 156, We have teaching at the school for a long time। जैसे ही सेंटेंस में फॉर और सिंस आ जाता है, तो इसका मतलब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए होता है। हैव टीचिंग कोई टेंस होता ही नहीं है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। अगर आईएनजी फॉर्म लगानी हो तो हैव बीन करना पड़ता है। उसके बाद है शी हैज बीन लिव्ड। जब आप रहने की बात कर रहे होते हैं तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं करते, आप हैज बीन लिव्ड नहीं करेंगे, आप उसको करेंगे दो तरह से। या तो आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं हैज बीन लिविंग के साथ, या आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं किसके साथ, हैज लिव्ड के साथ। और इस बात पर भी हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की हुई है अपने टेस्ट 1 में भी, क्रैश टेस्ट 1 में भी और क्रैश टेस्ट 2 में भी। उसके बाद है चार्ली ऑप्शन, एलिस हैव। अब जैसे ही हम एलिस पढ़ते हैं तो एलिस के साथ हैव का वर्ड अग्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि एलिस सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, दे हैव बीन एट द होटल फॉर अ वीक। यहाँ पर हैव बीन आएगा फॉर और सिंस की वजह से। जैसे अभी ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आया था अमेरिका वाला कि मेरा भाई चार दफा अमेरिका रहा है, तो वहां पर भी हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, हैज बीन। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी किसी जगह पर होने की बात करते हैं ना, किसी टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हैव बीन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 157 में वर्ड है हमारे पास लाई। इसको भी हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आए हैं। और हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लाई, लाई और ले। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाइड सेकंड फॉर्म होती है, लाइड थर्ड फॉर्म होती है, और LYING फॉर्म होती है। लाई का मतलब होता है लेटना या किसी चीज का पड़े हुए होना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ले, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन। और इसकी ING फॉर्म हमारे पास बेटे क्या होती है, LYING। यहां पर सेंटेंस में या सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। और इस सेंटेंस में इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लेटना, या इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का पड़े हुए होना। ठीक है, मतलब
किसी चीज का किसी जगह पर होना। फिर हमारे पास आता है ले, यहां पर ले सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहां पर ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और ले की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लेड, और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास बेटे क्या होती है, लेड। इसकी आईएनजी फॉर्म जब आप देखेंगे तो LAYING होगा। इसमें सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। इसका मतलब होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, या तो एक इसका मीनिंग होता है अंडा देना, या एक इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी दूसरी जगह पर रखना। वहां पर होता है कि पड़े हुए होना, यहां पर होता है रखना, कि उसने वो चीज रखी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम देख कर आ रहे हैं, और हमने ये पहले भी पढ़े हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, आई वॉज लेइंग डाउन देन द डोर बेल रैंग, तो कहता है मैं लेट रहा था कि जब दरवाजे की घंटी बजी। तो लेटने के लिए LAYING तो यूज ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि आपका चार्ली और डेल्टा ऑप्शन गलत है, और आई वाज लेइंग दोनों में ठीक है, अल्फा और बीटा में। कहता है देन द डोरबेल रैंग होगा, रिंगिंग नहीं होगा। रिंगिंग कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आप समझते हैं कि ING फॉर्म को टेंस मुकम्मल करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। या तो इसके साथ इज़-एम-आर आएगा, या इसके साथ वाज वर आएगा, या इसके साथ बेटे क्या आएगा, विल बी और शैल बी आएगा टेंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहां पर रिंगिंग अकेला कोई टेंस नहीं बनाता, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 158, शी नीड नॉट। जब नीड नॉट आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया कि नीड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो नीड नॉट के साथ टू हैव आप यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब नीड नॉट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो फर्स्ट फॉर्म आपने हैज की यूज नहीं करनी, फर्स्ट फॉर्म आपने किसकी यूज करनी है, हैव की यूज करनी है। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास हैज और हैव है, इनमें याद रखिएगा जब आपने फर्स्ट फॉर्म जरूरत होती है ना, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी लिखते हैं, हैव की। जब आपको इन्फिनिटिव बनाना होता है तो इन्फिनिटिव भी किसका बनाते हैं, हैव के साथ। जब आपको ING फॉर्म बनानी होती है तो ING फॉर्म भी किसके साथ बनाते हैं, हैव के साथ। और जब आपको मॉडल ऑक्सिलरी के साथ या विल शैल के साथ कंबाइन हेल्पिंग वर्ब बनाना होता है तो कंबाइन हेल्पिंग वर्ब भी आप किसके साथ बनाते हैं, हैव के साथ बनाते हैं। हैज के साथ कुछ भी नहीं बनता। तो नीड नॉट हैज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नीड नॉट हैव होगा। उसके बाद अपना चार्ली देखिएगा, शी नीड। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि नीड शी के साथ अग्री नहीं करता। जब अभी मैं आपको क्या बोल रहा था कि सब्जेक्ट अगर नीड के साथ अग्री नहीं करता तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और अगर नीड सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है तो फिर हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे नीड शी के साथ अग्री नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म कौन सी लिखी हुई है, हैव लिखा हुआ है। उसके बाद नेगेशन के लिए नो डाउट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें कोई एरर नजर नहीं आता। लेकिन डेल्टा में देखिएगा नीड शी के साथ अग्री नहीं कर रहा, तो जब अग्री नहीं कर रहा तो हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जिसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहाँ पर कौन सा होगा, चार्ली होगा। ये नीड वाला स्ट्रक्चर, डेयर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा टेक्निकल है, इसी वजह से हर साल ही बड़े चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है 159, मिस हॉलोवे हैड अ वीक हार्ट शी मस्ट हैव। अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कंबाइन हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो वो किसके साथ बनाना है, हैव के साथ। आप मस्ट के साथ हैड नहीं लिख सकते। जब आप मस्ट के साथ हैड नहीं लिख सकते तो इसका मतलब आपका अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। और जब आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लिख दिया तो हैव के कंप्लीमेंट में डेफिनेटली हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो शी मस्ट हैड हैव नहीं हो सकता, बल्कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, शी मस्ट हैव नहीं हो सकता, हमारे पास क्या होगा, शी मस्ट हैव हैड। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। तो याद रखिएगा जब भी आप विल शैल के साथ या जब भी आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कंबाइन हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे ना, तो कंबाइन हेल्पिंग वर्ब किसके साथ बनेगा, हैव के साथ।
और फिर इसके कंप्लीमेंट में कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद है हमारे पास आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वार्टर का, जिल मेक्स मी। अब देखें, आपने 4 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। वैसे तो हम बाकी भी पढ़कर आए हैं, बाबे हैज हैव हैड का हमने स्ट्रक्चर देखा, यूज का स्ट्रक्चर देखा, नीड का देखा, बाकी हम सारे देख कर आए हैं। लेकिन कॉजेटिव वर्ब के लिए लाजमी तौर पर 4 आपने याद रखने हैं। उसमें देखिए हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है गेट और गॉट। जब भी गेट और गॉट होता है तो आपने याद रखना है, आपने गेट और गॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म। और अगर गेट और गॉट के साथ पर्सन मेंशन कर दिया जाए तो पर्सन मेंशन करने की वजह से आपने क्या यूज करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर आपके पास है मेक और मेड। जब आपके पास मेक और मेड होता है तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और जब आपके पास मेक से पहले, मेड से पहले बी फॉर्म आ जाए तो फिर आपने बेटे लाजमी तौर पर इसके साथ भी कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना, ये मेरा लेक्चर पढ़े हुए हैं जिनको मैंने नाम दिया था अनयूजुअल स्ट्रक्चर। अब अनयूजुअल स्ट्रक्चर ये कोई 3-4 लेक्चर्स होंगे। अगेन वही बात है कि मेरे YouTube चैनल पे आए, इंग्लिश विद सर अजीम पर आए। अगर ये बातें नहीं पढ़ी हुई तो अभी भी वक्त जाया ना करें, परेशान ना हो। परेशान होने से, वक्त जाया होने से चीजें हो नहीं जानी, चीजें करने से होनी है, मेहनत करने से होनी है। तो YouTube चैनल पे जाके वर्ब के बड़े डिटेल्ड लेक्चर दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। ये आपके सारे तकरीबन ये 32 टू 35 स्ट्रक्चर हैं आपके पास जो आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप अनयूजुअल स्ट्रक्चर वाले सारे लेक्चर देख लेते हैं। तो अभी देखिएगा, जिल मेक्स मी रन्स। जब मेक्स आ गया तो मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ एच का एडिशन नहीं आएगा। जिल मेक्स मी टू रन, जब मेक्स आ गया तो टू रन नहीं आएगा, बल्कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वाज मेड, जब मेड से पहले बी फॉर्म आ जाती है, और बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी बता के थक चुका हूं कि मैं जहां पर भी बी फॉर्म बोलूं उसका मतलब है इज एम आर, उसका मतलब है वाज वर, और उसका मतलब है बीन और बीइंग। तो जहां पर भी मेड और मेक से पहले वाज आ जाएगा तो फिर हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी होती है। तो चार्ली ऑप्शन में बेसिकली हमें कोई एरर नजर नहीं आता। डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, मेड से पहले बी फॉर्म तो लिखी हुई है लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, जबकि हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। और इसी के साथ ही हमारी आज की डिस्कशन क्या होती है, खत्म। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से जरूर मदद होती है, सपोर्ट होती है उन लोगों के साथ जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और अगर कोई बात समझ नहीं आए, कोई बात पल्ले नहीं पड़े, कोई कंफ्यूजन हो, तो आपने डिस्कशन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए सोचना नहीं है। बहुत सारे बच्चे पहले ये मैसेज करते हैं कि सर अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ लूं, मैंने अगर कोई पूछना हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं। तो बेटे ये पूछने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भेजा करें और क्वेश्चन को डिस्कस किया करें। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई ऑल बेटीज एंड बेटाज। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।